शब्द कहें। हमारे जैसे रूप में यहाँ मौजूद हैं तृप्ति ठाकुर मैम। प्रणव सर से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आकर 2 शब्द कहें। सुप्रभात आप सभी को। आदरणीय शर्मा सर, प्रधान पाठिका ठाकुर मैडम, जानकी मैडम और आप सभी टीचर्स, आज इंटर हाउस कंपटीशन है आप लोगों का। जी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित नाटकों का ही यहाँ पर शायद तक कि यहाँ पर प्रस्तुति होगी। ऐसा ही है कि दूसरे लेखक की भी कोई प्रस्तुति होगी। मुंशी प्रेमचंद जी की लेखनी की बात करें तो लगभग उनकी सारी उपन्यास मैं पढ़ा हूँ और जब तक मैं 12वीं कक्षा पहुंचा था तो उनकी 8-10 उपन्यास पढ़ चुका था और अब भूल भी गया हूँ सब। 12-13 साल पहले की बात हो गई। रात को नींद नहीं आती थी तो उपन्यास लेके पढ़ना शुरू करते थे। उनका जो आजादी के पहले का जो परिदृश्य वो जिस तरीके से लिखते थे, उनकी अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे तो वो मतलब जो प्रमुख मतलब वो रहते थे, जो मेन कैरेक्टर्स रहते थे उनको तो डिस्क्राइब करते ही करते थे। साथ ही जो पूरे परिवेश को ऐसा उनके ऐसा उसके बारे में ऐसा लिखते थे कि आपके दिमाग में पूरा एक चित्र बन जाता था, एक पूरी पिक्चर बन जाती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हुआ था, ऐसा होने वाला है। कर आपको मूवी देखने की जरूरत नहीं है। अगर उनके उपन्यास को ध्यान से पढ़ो तो आपके दिमाग में खुद ब खुद एक चलचित्र बन जाएगा, एक मूवी बन जाएगी। ऐसी उनकी लेखनी में कला था। कफन गोदान बहुत अफसोस हो रहा है। क्या ऐसा तो मुझे भी अफसोस हो सकता है। अरे अरे ये क्या कह रहे हो? तुम्हें क्यों अफसोस होगा भाई? लॉटरी मेरे नाम पे है। अगर मैं तुम्हारे साझे से बात कर दूं तो इसीलिए मैं लिखा पढ़ी करने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम तो नहीं माने। चलो अभी लिखा पढ़ी करते। अरे मित्र सुरेश, तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हो। आओ बैठो बैठो। फिर ऐसा कभी मजाक मत करना मेरे से। क्यों रे कुंती, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जब देखो तब खुसर कोई जादू मंत्र करते हो क्या? हाँ जादू मंत्र कर रहे हैं ताकि तेरे को ऐसा पति मिले जो रोज तुझे 2 कोड़े मारे। मैं तो शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे आगे पीछे तुम खिलाए। हाँ, छोड़ अपनी बात और तू दे मेरे को भगवान की पुस्तक। क्यों? तुझे क्यों चाहिए भगवान की पुस्तक? क्योंकि आजकल में मेरी अम्मा की लॉटरी लग जाए, जिससे मैं क्या बोल 50,000 रुपए नहीं देखे हैं क्या? अरे अरे रुको चाचा, रुको थोड़ा सब्र करो। इतनी क्या बेसब्री? तो सभी तैयार हैं रिजल्ट सुनने के लिए? अटेंशन। तो ठाकुर परिवार का सफाया, पूरे गांव का सफाया, पूरे भारत। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सदन की गतिविधियों में मुंशी प्रेमचंद के नाटक के ऊपर में यहाँ मंचन कर आप सबको याद दिलाया जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद कैसे थे, वो कैसे उपन्यास लिखते थे, कैसे नाटक लिखते थे। मेरे ख्याल से उनके जो साहित्य के बारे में यदि कहा जाए तो बहुत सी बातें हैं और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि उनके बताए गए रास्तों पे यदि हम चलें, उनके साहित्य को पढ़ें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और
आज हमारे बीच उपस्थित श्री प्रणय अग्रवाल सर, उपस्थित ममता मैडम, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आप सबको आज के मंचन से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जैसे पंच परमेश्वर एक बहुत अच्छा उपन्यास था, उसके ऊपर एक लघु नाटक, और बड़े घर की बेटी, साँझ को आंचनी, लाठनी, ये सारे मंचन के द्वारा आप लोगों को आज बताया जाएगा। और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी, कुल लेन देन भी साझा था, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। बेगम साहिबा, आइए, हमारे खासम खास मित्र अलगू आए हैं, उनका जलपान कराइए। और मित्र बताओ कैसा है? सब ठीक है। सुनकर अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद तुमसे मिले हैं। हाँ मित्र, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं क्या बताऊँ बेटा, ना मुझे दिन का नाश्ता मिलता है, ना मुझे रात का खाना, ना मुझे तन ढकने के लिए वस्त्र मिलता है, ना मुझे माहवार खर्चा मिलता है। तो आपको क्या चाहिए? मुझे मेरा हक चाहिए। थोड़ी ना खाती हूँ, मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम की है, उसके एवज में ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो आपको क्या चाहिए अब? मुझे पंचायत चाहिए। हाँ तो ठीक है, बुला पंचायत, हो ही जाए फैसला। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं पंचायत में। कुछ नहीं पिताजी, अपनी बहू को देख लीजिए, मुझे खाना नहीं दिया और ऊपर से जबान लगाती है। तुम सही कह रहे हो, आखिर बड़ी घर की बेटी है, रोक तो दिखाएगी ही ना। अरे पिताजी, आप भी यहाँ पर आप मजे ही कर से नहीं। जरा सुनिए तो। क्या हुआ देवर जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, उसके लिए मैं अपनी बहुत निराश हूँ। इसलिए और भैया कह रहे हैं कि वह अब इस घर में नहीं रहना चाहते, वे इस घर से जाना चाहते हैं। कृपया आप ना जाइए, इसी घर में रहिए, मैं इस घर से चला जाता हूँ। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। रुकिए, मैं आपसे कुछ से बात करती हूँ। आपके भाई इतने से छोटी सी बात के लिए आप मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ऐसे बोला, मैंने जो भी तुम्हें बोला गुस्से में आकर बोला, तुम्हें निराश करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दो भाई। ठीक है भैया। आप बोले। और तू कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, जाने को तो लड़ते रहता है। अरे हाँ माँ, करूँगा ना, एक दिन बहुत बड़ा करूँगा। 10 लाख का इनाम, बम्पर ड्रॉ, टिकट 10 रुपए का। क्या सिर्फ 10 रुपए का? अरे लूट है लूट, 10 रुपए का टिकट, वो भी लॉटरी का। 10 रुपए में क्या मिलता है बड़े भैया? 10 लाख। क्या सिर्फ 10 लाख? अरे हाँ, 10 लाख। गुड मॉर्निंग छात्रों, मेरा नाम है गणेश पटेल। ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये नाटक किस तरह से आगे बढ़ती है। इस कहानी में जो पात्र यहाँ बैठे थे और बाहर पढ़ रहे थे वो है बड़े ठाकुर, और जो उनके बगल में बैठे थे वो है छोटे ठाकुर, और जिनके हाथ से थाली गिरी वो है ठाकुराइन, बड़े ठाकुर की पत्नी। और जो यहाँ लड़ते हुए आ रहे थे, और जो लड़का था उसका नाम है विक्रम, और जो लड़की थी वो विक्रम की छोटी बहन कुंती। कहानी के अगले कड़ी में विक्रम और वो अपने दोस्त सुरेंद्र के पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है। खरीद ले। हाँ, बात तो तुमने फायदे की है, लेकिन मैं महीने का 30 रुपए कमाता हूँ, उसमें से घर का राशन का खर्चा भी उठाना पड़ता है, मुश्किल से 30 रुपए बचता है, और ऊपर से मेरी शादी की उम्र भी हो चुकी है। तो खाला से कहना चाहते हैं कि वो अपनी व्यथा सुनाए। मैं अपनी कहानी किस को सुनाऊं? जुम्मन शेख मेरे भतीजे, मेरी सारी जायदाद उसके नाम है, ना वो मुझे मेरा माहवार का खर्चा देता है, ना वो मुझे खाना देता है। मुझे मेरा न्याय चाहिए। जुम्मन शेख, तुम बताओ, तुम कुछ किसे अपनी तरफ से पंच चुनना चाहते हो?
जैसा खाला जान, जो खाला जान अपने लिए मन चुनना चाहेगी उसी में मेरी स्वीकृति रहेगी। मैं अलगू चौधरी को अपना पन चुनती हूँ। जुम्मन से मन ही मन खुश हुआ और सोचने लगा अब तो न्याय उसके पक्ष में ही होगा, परंतु शायद वह भूल गया था कि मित्रता से बड़ा न्याय होता है। भाई अलगू, तुम मेरे बचपन के परम मित्र हो। तुमने मेरी बहुत मदद की है और जरूरत पड़ने पर मैंने भी तुम्हारी बहुत मदद की है, परंतु आज के समय में तुम और खाला जान दोनों मेरी नजरों में एक समान हो चुके हो। इसलिए जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। तुम आज से और अभी से खाला को माहवार खर्च भी दोगे, उसकी सारी सुविधाओं और हर चीजों का ध्यान रखोगे। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो तुम्हारी वसीयतनामा रद्द की जाती है। जीते रहो बेटा, जीते रहो, मन से ही परमेश्वर होता है। धन्यवाद खाला। खाला, मौसी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और इन पंचों और इन सरपंचों के समक्ष यह अपना प्रस्ताव रखूंगा कि मैंने जो गलती की है उसे संपूर्ण तरीके से सुधारने का प्रयास करूंगा। तुम क्या कर रही हो? उपन्यास पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, पढ़ो। आनंदी के पिता भूप सिंह अब तुम्हें कैसा लगेगा? तब उस घर को देखकर आनंदी चौंक जाती है और अपने पति से कहती है, जरा सुनिए, बोलो। ये रूम तो बहुत छोटा है, मैं इस रूम में कैसे ढल पाऊंगी अपने आप को? हाँ ये तो है, पर तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे यहाँ रहकर तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी। जी ठीक है। जी देवर जी, आप बैठिए और हाथ मुंह धो के बैठ जाइए और मैं खाना लाती हूँ। ठीक है। आनंदी को खाना लाने में देरी हो जाती है और लाल बिहारी गुस्से से लाल हो जाता है। जबान लगा दी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे जबान लगाने की? आइंदा मुझसे जबान मत लगाना, समझी तुम? क्लास 4C। आज मैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय सुनाने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय अपनाए सरकार एवं कहानीकार थे। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका जन्म वाराणसी जिले के लहमी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम अजय बराय था। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है। डिग्री में हमारी सेवा भाव, हमारी नम्रता एवं हमारे जीवन की सरलता है। डिग्री नहीं मिली तो शिक्षा नहीं मिली तो कागज की डिग्री बेकार है। मुंशी प्रेमचंद। धन्यवाद। Teacher and all my dear friends, myself Ruhi Alam from class 3rd B. Today's speak Munshi Premchand. Munshi Premchand was born in 31 July 1880. His childhood name was Dhanpat Rai Srivastava. He was a famous Indian writer. He was a famous novel writer. He passed away on 8 October 1936. Thank you. Have a nice day. सर्दी वर्षा से बचाव नहीं कर पाता, ऊपर से उधार देने वाले खून चूस लेते हैं। वे महाजनों व जमींदारों के चंगुल में फंसे रहते हैं। इस नाटक के 3 मुख्य पात्र हैं। हल्कू एक गरीब किसान, मुन्नी हल्कू की पत्नी और जबरा पालतू कुत्ता। हल्कू एक गरीब किसान है जो कि साहूकार सहना के कर्ज से दबा है। हल्कू ने दूर से सहना को आते हुए देखा और आकर अपनी पत्नी से कहा, हो चुका दूसरा
हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। सोचता, पूछ सिर पर आ गया, कंबल के बिना बाहर में रात को किसी तरह तो नहीं सो सकता। फिर भी मुन्नी से बोला, अगर सहना नहीं मानेगा, ताने मारेगा, गालियां निकालेगा, उससे बाद में मरेंगे। कम से कम सर से बला तो हट जाएगी। कमल के लिए कोई और उपाय सोचूंगा। हो चुका दूसरा उपाय। मैं तो कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर के काम करो, उपजा हो तो साहूकारों को दे दो। इससे अच्छा तो मजदूरी करो। घर पर 2 वक्त की रोटी तो होगी, किसी की भोज तो ना होगी। फिर अंदर जाकर रुपए ले आई और हल्कू को दे दिए। सैनी भैया, माइक का आवाज थोड़ा बढ़ाना। हल्कू ने पैसे लिए और बाहर चला गया। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कंबल के लिए 3 रुपए जोड़े थे। उठा के वहीं पे नशा कराओ। स्किप कर देना, जो ये सब अरेंज कर देना। स्किप कर दूंगा। अच्छा, इसको पॉज कर देना। पूस की रात आकाश में तारे ठिठुरते से मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। ठंड से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी और रात के साथ ठंड बढ़ती जाती थी। हल्कू खाट पर लेटा कि अब की बार सो जाऊंगा। पर ठंड से शरीर में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट लेटता। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे गोद में सुला लिया। कुत्ते के शरीर से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों में उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह जितनी तत्परता से गले लगाता, उतनी ही तत्परता से उसने जबरा को गले लगाया हुआ था। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने उसे आज इस दशा में पहुंचा दिया। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई और वो इस फुर्ती से खाट से कूदकर भागा। हल्कू ने उसे बुलाया पर वह न आया। शीतल हवा ने रात और मुश्किल कर दी। हल्कू उठ बैठा और सिर को छाती में छिपाकर बैठ गया, पर ठंड कम ना हुई। मानो शरीर में रक्त की जगह हिम बह रही हो। अभी तो सवेरा होने में काफी समय था। हल्कू के खेत से कुछ दूरी पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में सूखे पत्तियों का ढेर था। हल्कू ने सोचा, जाकर पत्तियां बटोरूं और अस्माकं आदरणीय प्रियंकं जन महोदयाः एवं च अत्र अध्यापकान् अध्यापिकान् च एवं अत्र उपस्थिताः सर्वेषां प्रियांसः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अभी हम पंच परमेश्वर के बारे में जो कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखित गई है उसके बारे में हम अभिनय करेंगे। नाटक के माध्यम से हमारे जो बच्चे जितने भी हैं साउथ के, वो प्रदर्शित करेंगे उस मंच पर। यदि इस बच्चों के द्वारा और मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो तो मैं पहले से आप सबके क्षमा मांगना चाहता हूं। तो पहले जो आएंगे अलगू चौधरी और जुमन से
दोनों बचपन में जो थे, जो दोस्ती आ रही थी, उसके बारे में प्रदर्शित करेंगे। इस तरह अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती जवान होते होते और गहरी हो गई। ये लो अम्मा आप खाना, ये लो अम्मा आप, ये लीजिए अम्मा आप पेट भर के खाइए और जाके आराम कीजिए। इसी तरह जुम्मन ने लंबे चौड़े बात करते मिल खेत अपने नाम कर दी थी। जब तक रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक आधी खातिरदारी हुआ करता था। ऐसे ही अच्छी खातिरदारी हुआ था। तब एक साल के बाद ये लो खाना है तो खाओ, नहीं तो मरो। जब देखो खाती रहती है। बूढ़ी आ रही, ये क्या हाल? ये क्या है? दाल में तुम तड़का तो लगा देती। दाल के बिना तो रोटी भी नहीं खाई जाती। अरे क्या बड़बड़ा रही हो? समझाओ अपनी खला को। दाल के बिना तो रोटी भी नहीं खाई जाती। चलो आओ बेगम जान। अल्लाह मेरा क्या होगा? हे अल्लाह मेरा क्या होगा? होगा क्या? तुम्हारे लिए बहुत कर चुका हूँ। क्या? ये देखो 50 बार सीख चुकी हूँ अपने हाथों से, और वो सूखी रोटी कुत्ते भी नहीं खाएंगे। मैं पंचायत बुलाऊंगी। आ गई ना अपनी औकात पे। कोई बात नहीं, आप अरे तो बच्चे नहीं आएंगे और आप तो प्यारी जो कौन भी बैठना आप इधर आप हाँ ये ऐसे क्योंकि पंच वो है ना। ठीक है ना, ऐसे इधर ही खड़े थोड़ा ऐसे। हाँ और पीछे जा रहा। जुम्मन भैया क्या कहते हो? पंच का हुक्म खुदा का हुक्म। खाला जान आप तो जानते ही हैं और मेरी जमीन भैया की कितनी गहरी दोस्ती है।
3 साल पहले आपको तो पता ही होगा कि जमीन मैंने अपने जमून भांजे के नाम कर दी थी, लेकिन वह रोटी और कपड़ा देना भूल गया। देखो ना, मेरी तन में न कपड़ा न पेट में रोटी है। पंच परमेश्वर होता है, पंच परमेश्वर होता है। इसी तरह जो जुमून थे वो सच और न्याय के बीच में फैसला लेते हुए वो सच के जो सही है उसके बारे में अपने निर्णय ले। और इसे लोग जो थे इसी तरह बोलते रहते हैं कि इसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। और जो अपने दोस्ती यारी अपने हाथ में और जो न्याय के अपने हाथ में, इसी तरह सच और झूठ का न्याय हो गया और पंच जो है वो अपने निर्णय ले लिए जो सही है। इसी तरह मैं अपने वो कहानी जो भी है वो हम खत्म करनी चाहते हैं। पंच परमेश्वर। हिंदी कहानीकारों में मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख स्थान है, क्योंकि उनकी कहानियों में समाज के निम्न वर्ग को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। सम कोटेशंस आर: क्रोध की अग्नि सद्भावों को भस्म कर देती है, प्रेम और प्रतिष्ठा, दया और न्याय सब जलकर राख हो जाते हैं। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? The story is based on it. Good morning, respected Priyanka Jalman and all teachers and my dear students. हमारे कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी। मैं पहले सबका परिचय करा देती हूँ। बूढ़ी काकी वृद्ध महिला। बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा, रूपा बुद्धिराम की पत्नी, सुखराम और बुद्धिराम का बेटा, लाडली बुद्धिराम की बेटी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के अलावा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अलावा दूसरा सहारा न था। जमीन पर पड़ी रहती बूढ़ी काकी जमीन पर पड़ी रहती और भोजन का इंतजार करती, अथवा बाजार से कोई सामग्री आती और न मिलता तो वो गला फाड़ कर रोने लगती थी। बूढ़ी काकी का एक भतीजा के अलावा और कोई सहारा न था। बूढ़ी काकी ने उसी भतीजे के नाम अपनी सारी संपत्ति लिखवा दी थी। जिस समय सारी संपत्ति लिखवाया गया था, बुद्धिराम बहुत बड़े बड़े वादे कर रहा था और अपनी सारी संपत्ति देने के बाद भी काकी को भर पेट मुश्किल से खाना मिलता था। यदि घर के द्वार पर कोई भला आदमी आकर बैठ जाता तो बूढ़ी काकी अपना राग अलापती। बुद्धिराम आग बबूला हो जाता। और काकी को डांटते थे। पिता का यह रंग देखकर बुद्धिराम के बेटे भी काकी को सताया करते थे। समस्त परिवार में काकी से स्नेह करने वाली एक ही थी, बुद्धिराम की लाडली। रात का समय था। बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक आया था। बड़े बेटे का तिलक आया था। चारों तरफ घी और मसाले की खुशबू फैली थी। बूढ़ी काकी अपने कमरे में बैठी थी और विचार कर रही थी। बूढ़ी काकी: संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिले, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। बूढ़ी काकी कहती है, आहा कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं। बूढ़ी काकी: किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई, एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। बूढ़ी काकी धीरे धीरे चलकर चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगते हुए कड़ाह के पास जा बैठी।
रूपा काकी को बाहर देखकर वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे हैं, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, हमारा नाम बेचने पर लगी हो। थोड़ी देर कोठरी में रहने के बाद फिर बूढ़ी काकी का धैर्य का बाण टूट गया और वह बाहर आंगन में आ गई। मेहमान खाना खा रहे थे। एक मेहमान, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। काकी को घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में धाम से पटक दिया। सभी मेहमानों ने भोजन किया और चले गए। रात के 11 बजे थे। लाडली की आंखों में नींद न था। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो उसने गुड़ियों की पिटारी अपने पास रखी। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। तभी लाडली अपनी पिटारी लेकर आती है। लाडली ने पुड़ियाँ निकाल कर दी। काकी, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं काकी, यह मेरे हिस्से की है। थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। काकी, बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सो रही है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी, बेटी मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली ने उन्हें झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। दूसरी तरफ वहीं पर एक कुत्ता भी पत्तलों को चाट रहा था। रूपा लाडली को खोजते हुए बाहर आती है। वह देखती है लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वह सोचने लगी, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसी की ऐसी दुर्गति हो रही है और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझे क्षमा करे। आज मैं जिसकी बदौलत हजारों रुपए कमाया है, उसे भरपेट भोजन न दिया। रूपा तुरंत भंडार घर का दरवाजा खोलती है। और काकी के लिए संपूर्ण सामग्री तैयार कर काकी की ओर चली और कहा, काकी उठो और भोजन कर लो। Teachers and all my dear friends, today we the students of West House are presenting a skit based on the story of Premchand Ji, Thakur Ka Kuआं. On the occasion of Premchand Jayanti, it describes the ill effect of caste system and untouchability. जोकू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, हमारे पास के पिया नहीं जाता, गला सूख जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लाई करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वहाँ पानी भर लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी, लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, पर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोकू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक उस प्यासे रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं।
गंगी ने पानी पीने ना दिया, खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो है, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पाँव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से क्या पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। ठाकुर का दरवाजा पर 10 5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। गंगी जगत के आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकती। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठ मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेंट चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। किस किस चीज बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी की आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली। झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। औरतें पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष के छाये से निकली। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके अंदर सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला। देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़े कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखी कि एकाएका ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिर गया और कई क्षण तक पानी में हिलकारे की आवाज सुनाई देती रही। कौन है? कौन है? कौन है? गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोकू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा